धाकड़ खबर, बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। रिटायरमेंट की फेयरवेल पार्टी में कलकत्ता हाई कोर्ट के एक जज महोदय ने खुल्लम खुल्ला सबके सामने ऑन कैमरा कहा कि वो संघी था और संघी रहेगा। जी हां, ध्यान से सुनिए, थोड़ा गौर से सुनिए, क्योंकि कलकत्ता हाई कोर्ट का एक जज रिटायरमेंट की फेयरवेल पार्टी में खुल्लम खुल्ला सबके सामने कह रहा है कि वो संघी था, यानी कि आरएसएस का बंदा था, और वो संघी रहेगा, यानी कि फिर से वो आरएसएस में चला जाएगा या आरएसएस के लिए काम करेगा। अब इतने बड़े खुलासे के बाद पूरे देश के अंदर एक हंगामा मच जाना चाहिए था, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि आज हंगामा मचाने वाला जो दल्ला मीडिया है वो तलबे छोड़ के कुछ और चाटने में लगा हुआ है। तो वो तो हुआ नहीं, लेकिन कई सवाल और खड़े हो गए हैं। आखिर इस जज ने अपने रिटायरमेंट के आखिरी दिन खुद को संघी क्यों बता डाला है? इसके पीछे इसकी क्या सोच हो सकती है, क्या विचार हो सकते हैं? हर पहलू बोलती हुई तस्वीरों की ज़बानी एक रिपोर्ट के जरिए आपके सामने रखने जा रहा हूं, लेकिन उससे पहले यह समझने की बेहद ज़रूरत है कि अगर यही खुलासा, यही बात, यही दावा किसी और जज ने कुछ इस तरीके से कर दिया होता कि वो कांग्रेस ही रहा है, या उसकी विचारधारा कांग्रेस की है, या वो वामपंथी है, कम्युनिस्ट विचारधारा से प्रभावित है, या वो मुस्लिम है, या ईसाई है, या किसी और धर्म से ताल्लुक़ रखता है और रिटायरमेंट से पहले भी वो उसी धर्म का था और रिटायरमेंट के बाद भी वो अब उसी धर्म का काम करेगा या उसी विचारधारा के लिए आगे बढ़ेगा, तो आप सोचिए क्या राष्ट्रवादी जो संस्कारी टाइप के हैं वो सड़कों पर नहीं निकल गए होते, वो तांडव नहीं कर रहे होते, वो एफआईआर दर्ज नहीं करा रहे होते, और जज ही नहीं उसके पूरे परिवार बल्कि खानदान को अब तक मटिया मेट करके रख दिया गया होता। लेकिन क्योंकि ये तो संस्कारी है, तो संस्कारियों के बारे में पूरी जानकारी आपके सामने रखें उससे पहले कुछ इतिहास के पन्ने उलट लेते हैं, पलट लेते हैं, देखना शुरू कर दीजिए। 10 सितंबर 2014 की यह खबर आपको बताइए है। 56 इंच का सीना रखने वाले 2014 में ही सत्ता में आए थे, और आने के बाद इन्होंने क्या काम किया? सुप्रीम कोर्ट के जज पलानी स्वामी सदाशिवम को केरल का राज्यपाल बना दिया, जहां के संस्कारी राज्यपाल वर्तमान समय में अभी आप जानते हैं आरिफ मोहम्मद खान हैं। बहुत सारे राज्यपाल आ रहे हैं राम मंदिर में दर्शन करने के लिए, लेकिन जब आरिफ मोहम्मद खान वहां पे पहुंचे तो दंडवत हो गए। मुस्लिम कम्युनिटी से आते हैं ना, या नाम के मुसलमान हैं, तो अपने आप को ज़्यादा बड़ा चमचा दिखाना था, तो दंडवत हो रहे हैं। वरना तमाम राज्यपाल जो संस्कारी हैं वो भी आ रहे हैं, वो भी दर्शन कर रहे हैं, कोई ऐसा नहीं कर रहा है। खैर, कुल मिला के मुद्दे पे आते हैं। तो पलानी स्वामी सदाशिवम जो हैं वो जज थे, या वो जज हैं जिन्होंने गुजरात के कई मामलों में नरेंद्र मोदी को, अमित शाह को क्लीन चिट दी है। तो भाई साहब, सत्ता में आते ही मोदी सरकार ने उन्हें कहा कि आओ सोना बाबू, तुम्हें हम राज्यपाल बना देते हैं केरल का। यहां से इन्होंने जजों को पुचकारने की जो है शुरुआत की थी। इसके बाद अब दूसरी खबर आप देख सकते हैं। बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में आप जानते ही होंगे, जो कल्याण सिंह है उनकी पैरवी कर चुके जो यूयू ललित थे, उनको महज 74 दिनों के लिए, वक्त नहीं बचा था उनके पास, सुप्रीम कोर्ट का उनको चीफ जस्टिस बना दिया गया। 56 इंच का सीना रखने वालों की सरकार ने, अब जब 56 इंच का सीना रखने वालों की सरकार ने यूयू ललित को 74 दिनों के लिए सीजीआई बना दिया, तो योगी सरकार कहाँ पीछे रहने वाली थी? योगी सरकार ने उसके बेटे श्रीयेश ललित को, जी हां, उसके बेटे श्रीयेश ललित को उत्तर प्रदेश के सीनियर वकीलों के पैनल में शामिल करा दिया। तो बाप बना जज, बेटा बन गया एकदम से नई उम्र में वकालत करते ही सीनियर वकील। वरना बहुत सारे लोग पूरी जिंदगी गुजर जाते हैं, सीनियर वकील तक नहीं कहला पाते हैं। यानी कि इन्होंने किस तरीके से न्यायपालिका में जो है अपने संघियों को ऑबलाइज किया है, उसकी ये बानगी देख सकते हैं। अब ये तस्वीर देखना शुरू करिए। बाबरी विध्वंस मामला आपको याद होगा, लखनऊ की सीबीआई अदालत के जज एसके यादव आपको याद होंगे। सुनवाई चल रही थी कि किस तरीके से बाबरी मस्जिद को तोड़ा गया 6 दिसंबर 1992 को। लाल कृष्ण आडवाणी, उमा भारती, लालजी टंडन और न जाने कितने संस्कारी उसमें विनय कटियार टाइप के आरोपी थे, सबको बरी कर दिया गया। कहा गया ठीक है, मानते हैं बाबरी मस्जिद गिरी, लेकिन इन्होंने तो नहीं गिराई, हमें नहीं पता कैसे गिरी। और इन सबको बरी करने वाले इस जज एसके यादव को योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश का उप लोकायुक्त बना दिया। जी हाँ, उसको भी नवाज दिया। तो ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है। और जो
जज रिटायरमेंट के बाद अपनी सोच और विचार जाहिर कर रहा है और कह रहा है कि वो संघी था और संघी रहेगा। उसके लिए आप समझ सकते हैं वो क्या कर रहा है। इसके अलावा आप देख सकते हैं रंजन गोगोई का ये चेहरा, इन्होंने फैसला दिया 9 नवंबर 2019 को और कहा कि बाबरी मस्जिद को तोड़ना गलत था, वो मंदिर नहीं था, कोई ऐसा फरमान नहीं मिला कि वो मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई गई थी, लेकिन फिर भी क्योंकि वहाँ पे अब नमाज नहीं होती है और लाखों लोगों की श्रद्धा का मामला है, इसलिए ज़मीन हिंदू पक्षों को दी जाती है मंदिर बनाने के लिए और सरकार को आदेश दिया जाता है कि वो ट्रस्ट बना दे। रिटायरमेंट के फौरन बाद इस रंजन गोगोई को बीजेपी ने अपना राज्यसभा सांसद बनाकर रख दिया। जिस दिन इसको शपथ दिलवाई गई उस दिन विपक्ष के नेताओं ने शेम शेम के नारे लगाए, लेकिन शर्म तो उसको आती है जिसकी आंखों में पानी होता है। इसके अलावा अगली खबर अब आप ये देखना शुरू कर सकते हैं जो हाल ही में आई है हमारे पास पश्चिम बंगाल से। पश्चिम बंगाल में आप जानती हैं ममता बनर्जी की सरकार चली है 2011 से, और जब से ये संस्कारी 2019 में वहाँ पे कुछ कामयाब हुए हैं। लोकसभा चुनाव में 18 सीटें इन्होंने जीत ली थी, इसी तरीके से विधानसभा चुनाव में 77 सीटें इन्होंने जीत ली। तब से आप देखेंगे कि कलकत्ता हाईकोर्ट के जितने भी तमाम फैसले आते हैं वो ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ आते हैं। तो ऐसा एक जज था अभिजीत गंगोपाध्याय, जिसके मामले को लेकर ममता सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई थी, लेकिन उसने कहा कि तू मेरे खिलाफ कार्रवाई के लिए क्यों जा रही है, मैं खुद ही बता देता हूं कि कितना बड़ा संस्कारी हूं। उसने वीआरएस ले लिया और वो वर्तमान समय में मेदिनीपुर की जो है तलकुम सीट से बीजेपी के प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ रहा है। ममता बनर्जी एक महिला है, उनको लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी कर चुका है। चुनाव आयोग उस पर 24 घंटे की पाबंदी लगा चुका है। सोचिएगा कितने फैसले आते हैं और तमाम मामलों में सीबीआई जांच शुरू हो जाती है और फिर राहत नहीं मिल पाती है ममता बनर्जी सरकार को। उस जज के बारे में आपको बताएं तो इसी के साथ साथ एक खबर आपके सामने ये भी रख देना बेहतर होगा जो आज ही छपी है बंगाल से। बताया जा रहा है कि 2010 के बाद यानी कि 2011 में ममता बनर्जी पहली बार मुख्यमंत्री बनी है, अब तीसरी बार बनी है 2021 में। तो जब से वो मुख्यमंत्री बनी हैं तब से ओबीसी सर्टिफिकेट जो जारी किए गए हैं उसमें नियम कानूनों का शर्तों का सही से पालन नहीं किया गया, इसलिए 2010 के बाद जारी किए गए तमाम ओबीसी सर्टिफिकेट को रद्द किया जाता है। अब आप सोचिएगा उन सर्टिफिकेट के आधार पर जिन बच्चों ने स्कूलों में पढ़ा होगा, शिक्षा ली होगी या जो लोग नौकरी कर रहे होंगे ओबीसी कोटे के तहत, उन सब पर कितनी बड़ी आफत आने वाली है। अभी पिछले महीने आपने देखा होगा कि कलकत्ता हाईकोर्ट से एक फैसला सामने आया था कि जो 25,000 शिक्षक भर्ती हुई है उसको रद्द किया जाता है और जितने भी तमाम शिक्षक हैं 6 महीने के भीतर उनसे पैसा वापस लिया जाए। लेकिन मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंची ममता बनर्जी सरकार लेकर और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट से उस फैसले पर स्टे हो गया, यानी कि तमाम फैसले जो हैं कलकत्ता हाईकोर्ट से सामने आते हैं ममता बनर्जी सरकार के। तो ऐसे में कलकत्ता हाईकोर्ट का रिटायर्ड जज चित्तरंजन दास बता रहा है कि वो संघी था और संघी रहेगा। सुन लीजिए टीवी 9 भारतवर्ष की इस वीडियो की जबानी। I was and I am a member of the Rashtriya Swayamsevak Sangha. I had distanced myself from the organization till about 37 years because of the work I undertook. I have never used my membership to the organization for any advancement of my career because that is against the principle of the organization. I have treated everybody at par, be he rich, be he poor. सुन लिया आपने। अब इनका इतिहास बता देते हैं। ये मूल रूप से ओडिशा के रहने वाले, जहाँ पर संस्कारी जा जाकर बता रहे हैं कि वो भगवान जगन्नाथ से भी बड़े हैं, यानी कि भगवान जगन्नाथ भी नरेंद्र मोदी के भक्त हैं। आप जानते हैं ना वहाँ पे विवाद चल रहा है संबित पात्रा के बयान के बाद से। तो उसी उड़ीसा के रहने वाले हैं। 1986 में वकालत की दुनिया में आए, 1999 में जज बन गए, न्यायपालिका में चले गए और 2009 में हाईकोर्ट में भी चले गए। वाह क्या प्रमोशन हो जा रहा है जल्दी जल्दी। और 2022 में कलकत्ता हाईकोर्ट आ गए और अब 2024 में 20 जो है मई को ये रिटायर्ड हो चुके हैं। कलकत्ता हाईकोर्ट से रिटायर्ड होने के बाद इन्होंने सीधे कह दिया है कि वो संघी थे, संघी रहेंगे। यानी उन्हें भी लग रहा है कि भैया जब बाकी जजों को इतना नवाजा है, मैं तो खुल्लम खुल्ला मंच से कह रहा हूं कि मैं संघी हूं, मुझे भी नवाजो। ये सोच, ये विचार काम कर सकता है। लेकिन इसी के साथ एक चीज़ और भी हो सकती है, वो ये कि बाकी जजों को भी कहा गया है कि भाई अब हिंदू राष्ट्र बन चुका है, 2024 आ चुका है, 2025 में आरएसएस को 100 साल पूरे होने जा रहे हैं, या इस बयान के जरिए
जो है सत्ता हथियाने की कोशिशों में लगी हुई मोदी सरकार की राह आसान बनाने की भी जो है ये कोशिश की गई होगी। आप समझ सकते हैं कि भाई अब तो ये लगे भाई चारों तरफ हमारे ही लोग बैठे हैं, अब डरने की ज़रूरत नहीं है, अब तो जो खुल्लम खुल्ला घोटाले करने हैं, ईवीएम लूटपाट करनी है, जितना भी आतंक मचाना है वो सब मचा लो। जुडिशरी में भी हमारे ही बनते बैठे हैं, उस सब के साथ शायद ये बयान दिलवाया गया है। लेकिन जिस तरीके की खामोशी इस बयान के बाद ये है मीडिया में है, वो दिखा रहा है कि हम लोग अब किस ओर जा चुके हैं, जा नहीं रहे हैं, जा चुके हैं। क्योंकि अगर यही बयान किसी ने कह दिया होता कि कांग्रेस ही है, वामपंथी है, या कोई यही कह देता कि भाई मैं मुस्लिम लीग की विचारधारा से प्रभावित रहा हूं, तो कितना बड़ा तांडव इस मुल्क में अब तक मच गया होता। उस जज ही नहीं, उसके परिवार ही नहीं, पूरे ख़ानदान को मटियामेट करके रख दिया गया होता। लेकिन इस संस्कारी ने कहा कि वो संघी है, और आप तो जानते हैं आरएसएस कितना बड़ा संस्कारी संगठन है। ये तमाम तरीके की बात सामने आने के बाद भी खामोशी है। फिलहाल कमेंट्स के लिए आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।